तो सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। आज का वेबिनार ई ग्रंथालय के ऊपर आज ये सेशन हमारा 50 मिनट का रहेगा और 50 मिनट बाद ये अपना आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं आज के वेबिनार के लिए वो सिस्को का वेबएक्स प्लेटफॉर्म है और ये 50 मिनट का ही टाइम देता है, तो 50 मिनट बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। मनीष कुमार जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन आ रही है, सही आ रही है। ठीक है। तो आज के वेबिनार में कुछ 2-3 चीज़ें जो मेरे दिमाग में आई है, पहले मैं वो बताऊंगा, उसके बाद हम सीधे यूजर से समझना चाहेंगे कि इन्होंने डेटा एंट्री शुरू कर दी है और सर्टेनली कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेरीज उनके पास होगी, तो उनसे हम पूछेंगे क्या क्या समस्याएं आ रही है और क्या क्या कहाँ कहाँ पे वो अटक रहे हैं। उन चीज़ों को बताते हुए हम चलेंगे, क्योंकि पहले 2 वेबिनार में हमने डेटा एंट्री कहाँ से करनी है और लॉगिन करने के बाद क्या करना है, ये सब हमने कवर कर लिया था। तो इस बार हम उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा आगे चलेंगे उससे। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कॉलेजेज मेंबर की एंट्री कर रहे हैं। तो अगर आप मेंबर की एंट्री करते हैं तो आपको 3 चीज़ें करनी होगी। नंबर 1, मेंबर कैटेगरी आपको ऐड करनी होगी। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आपको मनीष कुमार जी नोटपैड पे जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा है, थोड़ी देर पहले तो आ रहा था, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। नोटपैड पे नहीं आ रहा है? ना, नहीं आ रहा है। 1 मिनट। और कुछ इको भी आ रही है, ये कहीं किसी ने तो माइक ऑन किया। हाँ, अब आ रहा होगा। आ रहा है, अब कंटेंट शेयर हो रहा है? आ रहा है। ठीक है। ये किसी पार्टिसिपेंट से अपना माइक ऑन कर रखा होगा। हाँ ये इको उसकी वजह से आ रही है, मोबाइल से कनेक्ट हाँ, करके। और इको उसी वजह से आ रही है। सभी लोग अपना माइक बंद कर दीजिए। सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना मोबाइल बंद कर दीजिए अगर आप डेस्कटॉप से कनेक्ट कर रखे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ कॉलेज का मैंने देखा है 201 मेंबर ऐड हो चुके हैं और 1-2 कॉलेज ने अपने मेंबर ऐड करने शुरू कर दिए हैं। तो आपको मेंबर ऐड करने के लिए 3 चीज़ें ऐड करनी होगी। सबसे पहले मेंबर की कैटेगरी ऐड करनी होगी, उसके बाद मेंबर की सब कैटेगरी ऐड करनी होगी और फिर मेंबर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो क्योंकि सभी कॉलेजेज एक जैसे हैं, तो आपकी जो मेंबर कैटेगरी बनेगी वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। पहली कैटेगरी हो गई स्टूडेंट्स, दूसरी हो गई फैकल्टीज। सभी यही बनाएं तो अच्छा रहेगा। वैसे तो अपने मर्जी से आप कुछ भी कैटेगरी बना सकते हो, लेकिन एक एकेडमिक कॉलेजेज में जो कैटेगरी होनी चाहिए जो होती है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, एडमिन एंड अदर्स या गेस्ट कह सकते हैं। ये 4 कैटेगरी आप ऐड करें। और ये 4 कैटेगरी कहाँ पे ऐड करनी है आपको? सर्कुलेशन मॉड्यूल में जाएंगे और ये मेंबर मैनेजमेंट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
मनीष जी शेयर हो रहा है ब्राउजर की हाँ स्क्रीन? सही, ठीक है। हाँ ये सही आ रहा मेंबर है। कैटेगरी है। यहाँ पे आपको 4 कैटेगरी ऐड करनी होगी। पहली स्टूडेंट्स, आप सिर्फ कैटेगरी का नाम टाइप करें और रिमार्क्स ऑप्शनल है, रिमार्क्स आप लिखना चाहे तो लिखे, नहीं तो छोड़ दे। एंड प्रेस सेव बटन, क्योंकि ये मेंबर कैटेगरी मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है, किसी ने ऐड नहीं की, तो अपनी अपनी लाइब्रेरी की अलग अलग कैटेगरी डुप्लीकेट नहीं लेगा, एक कैटेगरी का नाम एक ही बार ऐड किया जाएगा। ठीक है। उसी तरह आप दूसरी कैटेगरी फैकल्टीज, one by one you need to type and you need to press save button, faculties, and then admin and guest। तो सिर्फ 4 बार आपको सेव करने हैं अलग अलग। उसके बाद आइए सब कैटेगरी। सब कैटेगरी थोड़ी सी ट्रेकी बनेगी। सब कैटेगरी में होता क्या है, जैसे आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पहले हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके कोर्स से आप शुरू कर सकते हैं। कोर्स का मतलब जैसे बीए फर्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल, देन सेकंड कैटेगरी बीए सेकंड ईयर, एमकॉम फर्स्ट ईयर। इस तरह से आप बनाए तो जितने भी आपके कोर्सेज रन हो रहे हैं आपके कॉलेजेज में, उसके हिसाब से आप मेंबर कैटेगरी बनाए, सब कैटेगरी बनाए। और जब आप मेंबर सब कैटेगरी बना रहे हैं तब आपको यह भी बताना है कि कितनी एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट का मतलब होता है उसे कितनी किताबें दी जा सकती है, इसे बोलते हैं एंटाइटलमेंट। और ड्यू डेज, कितने दिन तक वो उस किताब को पढ़ सकता है, अपने पास रख सकता है। तो ये तीन, जब आप सब कैटेगरी बनाएंगे, 3 चीजें आपको देनी होगी। तो एंटाइटलमेंट में हम देंगे, मान लिया 5 किताबें उसे इशू हो सकती है और वो 15 दिन तक उसे रख सकता है। तो ये जो एंटाइटलमेंट एंड ड्यू डेज है, ये सब कैटेगरी के साथ होती है। मैं आपको एप्लीकेशन में दिखाना चाहूंगा। मेंबर कैटेगरी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे वो सब कैटेगरी का है। तो मान लिया मैंने यहाँ पे एम कॉम फर्स्ट ईयर का मैंने एमकॉम फर्स्ट ईयर दिया। यहाँ देने के बाद अगर आपके कॉलेज में फाइन सिस्टम है या नहीं है, या किस तरह का फाइन सिस्टम है, 3 तरह का फाइन सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आप फाइन नहीं लेते हैं ओवर ड्यू बुक्स के लिए तो नो फाइन रखे। अगर आप फाइन लेते हैं, फ्लैट फाइन रेट है, यानी जितने भी ड्यू डेज होगा वो 1 रुपया पर डे या 2 रुपये पर डे सेम रेट रहेगा, तो आप फ्लैट फाइन सिस्टम सेलेक्ट करें। वेरिएबल फाइन सिस्टम का मतलब है कि पहले 5 दिन ये रेट और उसके बाद 5 दिन के बाद डबल हो जाएगा रेट फाइन का। तो जो भी सिस्टम आपके यहाँ लागू है उसी को दे। मैं फ्लैट फाइन सिस्टम लेके चलूंगा क्योंकि ज़्यादातर जगह वही सिस्टम है। जब आप सब कैटेगरी बना रहे हैं, आपने सब कैटेगरी का नाम दे दिया है, उसके बाद आप बताएंगे कितनी बुक्स इसे इशू हो सकती है, कितने दिन के लिए, और फाइन का क्या रेट है पर डे, 2 रुपये पर डे। अच्छा, इसमें आप देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप दिए हैं जो एक लाइब्रेरी में होते हैं। अगर आपके यहाँ मैनुअल नहीं है तो कुछ मत दीजिए, पेटेंट नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं है। अगर रिपोर्ट है तो उसे भी बताइए कितनी रिपोर्ट इन्हें इशू हो सकती है 5 दिन के लिए, और उस पर भी फाइन कितना है। जर्नल्स के लूज इशू अगर आप इशू करते हैं तो कितने इशू उसे दिए जा सकते हैं, इशू हो सकते हैं स्टूडेंट को, कितने दिन के लिए। और अगर आपने ऊपर से फाइन सिस्टम फ्लैट फाइन लिया है तो आपको फाइन मैंडेटरी है टाइप करना। उसी तरह आप देखेंगे बाउंड जर्नल है, ऑडियो वीडियो, जिस भी तरह का आपका डॉक्यूमेंट आप इशू करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे। अच्छा, नीचे
दो चीज आप देखेंगे। मैं समझता हूँ आपके यहाँ बुक बैंक भी जरूर होगा, क्योंकि स्टेट में बुक बैंक की भी कॉन्सेप्ट होती है। तो अगर बुक बैंक भी दो तरह के मैंने देखे हैं, बुक बैंक फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड बुक बैंक फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो बुक बैंक जनरली हम लोग क्या, जैसे मैंने हमारे जो यूजर्स बताते हैं इस सॉफ्टवेयर को जो यूज कर रहे हैं, कि हम उन्हें जैसे 10 बुक हम दे सकते हैं, और पहले सेमेस्टर के लिए देते हैं 90 दिन या कई 180 दिन। इस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और जो कलेक्शन आपका बुक बैंक में आपने एक्सेशन किया है, वही कलेक्शन बुक बैंक रिजर्व के साथ और जनरल के साथ इशू हो सकता है। ये देने के बाद आप सेव करें। इस तरह से आपकी जितने भी कोर्सेज आपके यहाँ रन कर रहे हैं, देन उनके ईयर इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपके 40-50 सब कैटेगरी हो जाएगी, वो आप डिफाइन कर ले। और अगर आप देखना चाहें कौन कौन सी सब कैटेगरी या कैटेगरी आपने ऐड कर ली है, तो ये मैंने पिछली बार दोनों वेबिनार में बताया था आपको कि एक बीच में बटन है, ये क्लिक टू व्यू हाइड सर्च पेन। ये ऐसे स्क्रॉल हो जाता है नीचे, और यहाँ पे सर्च बटन है। तो जितनी भी सब कैटेगरी हमने अब तक ऐड कर ली है, वो सब कैटेगरी आ जाती है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है। तो कैटेगरी का भी इसी तरह से है, यू कैन सी ऑल कैटेगरीज यू हैव एंटर्ड, यू कैन डिलीट देम, यू कैन एडिट देम। तो मेंबर कैटेगरी, सब कैटेगरी ऐड करने के बाद डायरेक्टली यू विल गो टू द मेंबर रजिस्ट्रेशन। इंसान का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो यहाँ पे होगा एज मेंबर। इसके ऊपर आप एक ड्रॉप डाउन देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स का मतलब है आपके अपने मेंबर, यानी स्टूडेंट्स, फैकल्टी जो भी है। इसमें दूसरी कैटेगरी है इंस्टीट्यूशनल मेंबर, यानी आप अगर किसी दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को अपना मेंबर बनाना चाहते हो, तब आप यहाँ पे मेंबर बना सकते हो। कॉलेज को मेंबर बना सकते हो या स्टूडेंट्स को भी मेंबर बना सकते हो डायरेक्ट इशू के लिए। अदरवाइज इंटरलाइब्रेरी लोन की कॉन्सेप्ट हमने इसमें रखी है, उन्हें बिना मेंबर बनाए हुए भी उन्हीं के कॉलेज की लाइब्रेरी के थ्रू आप इशू रिटर्न करेंगे, डायरेक्ट ना करके। तो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर पे सेलेक्ट रखे हमेशा। उसके बाद मेंबर नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मेंबर नंबर इज मैंडेटरी बेसिकली, व्हाट मेंबर नंबर यू शुड हैव। स्टूडेंट के मामले में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा उनका जो एडमिशन नंबर है, बेसिकली मेंबर नंबर शुड नॉट बी चेंज एवरी ईयर। ये वही रहना चाहिए जब तक बच्चा या जब तक स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में पढ़ रहा है, सेम नंबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन नंबर है, वो एक बनता है जिसे आप मेंबर नंबर बनाए। और जो फैकल्टीज है आप उनका एम्प्लॉय कोड, उनका एम्प्लॉय कोड को मेंबर नंबर बना सकते हैं। तो मेंबर नंबर में भी अल्फा न्यूमेरिक, कोई ज़रूरी नहीं है न्यूमेरिक हो, अल्फा भी हो सकती है, न्यूमेरिक भी हो सकती है। तो पहले आप मेंबर नंबर टाइप करें, उसके बाद स्टूडेंट्स का नाम टाइप करें, सुधीर कुमार। जेंडर क्या है उसका, अगर उसका रेजिडेंशियल एड्रेस और ऑफिशियल एड्रेस लिखना चाहे लिखें, ये ऑप्शनल है। और ईमेल बेसिकली मैंडेटरी है। और जो मोबाइल के थ्रू एक्सेस होगा जो भी ई लाइब्रेरी की सर्विसेज, उसके लिए उनका ईमेल मैंडेटरी है। और जो उनका पासवर्ड और वगैरह वगैरह जाएगा वो भी ईमेल से ही जाएगा। तो मैंने ईमेल टाइप कर दी एंड उनका मोबाइल नंबर इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि ओटीपी जो आएगा उनके मोबाइल पे आएगा। अगर मोबाइल नहीं है तो उनके पास ओटीपी नहीं आएगा, फिर उन्हें यूजर कोड पासवर्ड से ही काम चलाना होगा। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो एंड्रॉयड बेस्ड ऐप हमने बनाया है, वो मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर नहीं है
तो वो मोबाइल आप ई ग्रंथालय का मोबाइल ऐप कनेक्ट नहीं करेगा। तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। उसके बाद कैटेगरी आप यहाँ से ले लें। कैटेगरी जैसे मैंने दी थी स्टूडेंट्स, तो ये तो क्योंकि ट्रेनिंग वाला क्लस्टर में यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी ऐड करते रहते हैं, इसलिए इतनी सारी कैटेगरी आ रही है। आपके केस में 4 ही आएगी। और सब कैटेगरी में आपने जो सब कैटेगरी बनाई है वो आप सेलेक्ट करें, जो भी बनाया, ठीक है। उसके बाद एडमिशन की डेट मैंडेटरी है। आप बैक डेट कोई भी दे ले, या नए सेशन की आप डेट दे सकते हो, और 1 साल का रखें, क्योंकि अगले साल आप रिन्यू करेंगे, फिर आप डेट चेंज कर सकते हो। आपका सेशन कब तक चलेगा या कब तक आप इशू रिटर्न करेंगे, उसी तरह से आप क्लोजिंग डेट एंड एडमिशन डेट दें, और ये दोनों डेट मैंडेटरी है। बाकी चीज़ें वो अपने मोबाइल से भी अपडेट कर सकेगा मेंबर, जब उसके पास मेंबर का अकाउंट पहुंच जाएगा। करंट रखना है डिफ़ॉल्ट में। अगर किसी मेंबर को क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं बाद में, उसके बाद वो इशू रिटर्न या कुछ नहीं कर सकेगा। यहाँ पर आप मेंबर का फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो, उसका फ़ोटो, या मेंबर अपने आप ऐड कर लेगा अपना फ़ोटो प्रोफाइल में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीचे एक चेक बॉक्स लगा हुआ है। ये चेक बॉक्स आप लगाएं अगर आप उसकी मेल में पूरा लॉगिन का डिटेल पासवर्ड भेजना चाहते हैं। अगर ये चेक बॉक्स नहीं लगाएंगे आप, तब उसकी मेल में उसका पासवर्ड नहीं जाएगा। हाँ, बाद में भी आप पासवर्ड कभी भी भेज सकते हैं, अपडेट के टाइम में भी आप ये चेक बॉक्स लगाएं। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि अगर सारे स्टूडेंट आपने रजिस्टर कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल 2000 स्टूडेंट रजिस्टर कर लिया, तो विद सिंगल क्लिक यू कैन सेंड देम देयर यूजर को मेंबर नंबर पासवर्ड इन देयर मेल विद सिंगल क्लिक। तो ये सब डिटेल देने के बाद इसे सेव करें आप। 7654 मैंने मेंबर नंबर दिया है, ये पहले से नहीं होना चाहिए। मनीष जी, हेलो, हेलो। हेलो, आवाज, मनीष जी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। आ रही है, हाँ अभी आ रही है। अच्छा, रिज्यूम हो गया, आपको दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? आ रही है, अब आ रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से मेंबर आप सेव करेंगे। अब मैं आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपडेट के टाइम में भी, जब भी आप मेंबर नंबर टाइप करके एंटर मारेंगे, उस मेंबर का रिकॉर्ड फिर से डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप उसे फिर से भेजना चाहते हैं, पासवर्ड तो ये चेक बॉक्स लगाए, अपडेट में भी पासवर्ड चला जाएगा। इसमें मैं अभी आपसे जिक्र किया था कि एक साथ सभी मेंबर का पासवर्ड भी आप रीसेट कर सकते हैं। तो इस मेंबर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में आप टॉप पे देखेंगे, उसी तरह का एक सर्च पेन है। आप सर्च पेन पे जाइए और सर्च बटन क्लिक कर दीजिए। मैं सभी मेंबर को सर्च कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर आप पर्टिकुलर मेंबर नंबर या पर्टिकुलर कैटेगरी, सब कैटेगरी और दूसरी तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो अभी मेरे जितने भी मेंबर रजिस्टर्ड हैं वो सारे रिजल्ट में आ गए फॉर एग्जांपल, और राइट साइड से मैंने सबको सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं सबको पासवर्ड भेजना चाहता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है। मनीष जी, आप इस बटन को देख पा रहे हैं, रिसेट पासवर्ड फॉर सेलेक्टेड हाँ दिख रहा मेंबर। है, विजिबल है। हाँ तो ठीक। ये बटन जैसे ही मैं
क्लिक करूंगा सभी मेंबर्स की लॉगिन ईमेल में उनका लॉगिन पासवर्ड और पूरी डिटेल चली जाएगी। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बीच में डेटा एंट्री से पहले मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि मैंने देखा कुछ कॉलेजेस मेंबर की भी एंट्री करनी शुरू कर दिए हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब हम सीधे फिर से बुक की डेटा एंट्री पे आते हैं। अपनी तरफ से बताने की बजाय मैं मेंबर से और अपने पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूँगा कि जो लोग डेटा एंट्री कर रहे हैं उनकी कुछ क्वेरी है या उन्हें कुछ डिफ़िकल्टी पेश आई है तो वो मुझे बताएं। मनीष जी ठीक है ना? पहले हाँ इनकी सही है, इनकी सही है। सुन लेते हैं, पहले हाँ, इनकी सुन लेते हैं। इसमें हाँ, इसमें काफी लोगों ने इसमें मेंबर की एंट्री भी शुरू कर दी है और बाकी बुक्स की एंट्री तो कर ही रहे हैं। हाँ तो हाँ, अगर इनको जो दिक्कत आ रही है वो बताएं। अगर किसी को आवाज़ नहीं है तो अपने को अनम्यूट कर ले। अगर अनम्यूट भी नहीं हो रहा है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप सामने खोल रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं। हमारा सेशन याद रखे 4:50 तक चलेगा। प्रकाश भट्ट ने लिखा है सर आवाज़ नहीं आ रही है, 16:19 का मैसेज है ये, तो शायद वो रिज्यूम हो गया था, बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ था। हाँ, बीच में वो थोड़े से देर के लिए आवाज हाँ, नहीं आ रही। जो लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं वो अनम्यूट करके या डेस्कटॉप से कनेक्टेड है वो अपने को अनम्यूट करके बोलने की कोशिश करें, नहीं तो व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन लिखे प्लीज। अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे पास। किसी ने लिखा है, एक योगेश राणा जी हैं, उन्होंने लिखा है कि ऐसे ई ग्रंथालय शुड बी एज यूजर फ्रेंडली एज अदर एलएमएस। तो मैं राणा जी को बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर सारे यूजर फ्रेंडली होते हैं। जब आप पहली बार कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो थोड़ा अटपटा लगता है, और ये ठीक उसी तरह है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, जब हमें कार चलानी नहीं आती है फिर हम कार चलाते हैं तो हम 1-2 महीने तक कार सीखते हैं, हमें बहुत डिफिकल्टी होती है। अगर हम ब्रेक पे ध्यान देते हैं तो आगे से ध्यान हटता है, आगे ध्यान देते हैं तो हमें ब्रेक नहीं लगता, कई बार रेस लगा देते हैं। और धीरे धीरे बाद में क्या होता है, जब आप खूब पारंगत हो जाते हैं उसके बाद आप बातें करते हुए चलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि कार मैं ही चला रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे अपना आप चल रही है। इसी तरह सॉफ्टवेयर का भी फंडा होता है, जब आप रोज इस पे काम करेंगे, 2 महीने इसमें काम कर लीजिए, बहुत यूजर फ्रेंडली हो जाएगा, उसके बाद आप बीच के भी आप काम कर सकते हैं। एक ने लिखा हिंदी में एंट्री कैसे होगी। हिंदी में एंट्री के लिए अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप देख रहे हैं हमने लिखा, हमने गूगल का एपीआई यूज किया था, और पिछले 15 दिनों से पहले गूगल ने ये बंद कर दिया सर्विस, और इसके लिए वो पैसे मांग रहे हैं बेसिकली। तो अब हमारे पास एक सॉल्यूशन बचता है कि हमें ऑफलाइन टूल को इंस्टॉल करना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, मैंने अपने पीसी में हिंदी राइटर 2 नाम का एक टूल इंस्टॉल कर रखा है। हिंदी राइटर आप भी गूगल पे अगर सेव करें, सर्च करें, और मैंने व्हाट्सएप में भी कुछ पोस्टिंग डाली थी, मनीष जी आपको भी शेयर किया था। हाँ मनीष जी, आवाज आ रही है? हाँ मैंने आपके साथ कुछ फॉन्ट्स और वो भी शेयर किए थे। हाँ, हिंदी के फॉन्ट आपने किए थे। तो एक्चुअल में आपको ऑफलाइन कोई फॉन्ट इंस्टॉल करना होगा, बहुत सारे, जैसे एक ये फॉन्ट है हिंदी राइटर, और हिंदी राइटर 2 करके भी आता है, मैंने अपने अच्छा, पीसी में ये इंस्टॉल कर रखा है। और इस तरह के और भी बहुत सारे टूल है। तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ये ट्रांसलिटेशन की तरह काम करता है। ट्रांसलिटेशन का मतलब होता है कि आप इंग्लिश में लिखेंगे और जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करेंगे ये हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ,
मैंने अभी Alt Shift करके टॉगल ऑन किया और मैंने लिखा इंग्लिश में मेरा, और मैंने स्पेस तो मेरा आ गया। आप सब देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इस तरह से, इस तरह का कोई टूल आपको, लेकिन यूनिकोड का होना चाहिए। वो यहीं पे पता चल जाएगा कि अगर आप टाइप का आप किया हुआ दिखाई दे रहा है फॉर्म पे, ही ग्रंथालय के फॉर्म पे ठीक से डिस्प्ले हो रहा है, तो वो यूनिकोड वाला ही है। अब एक्चुअल में हमारे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अपने पास नहीं है कि हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। और हिंदी राइटर जैसे मैंने एक बताया, और उसी तरह से मैंने गूगल पे एक दिन शेयर, आपके व्हाट्सएप पे शेयर किया था, वो आप देख लीजिए। फिर से कोई टूल ढूंढ के आपको बताएंगे। अच्छा, इवन मैं समझता हूँ मनीष जी, आपके तो उत्तराखंड में हाँ। जैसे आप लोग भी कोई टूल यूज करते होंगे, क्योंकि हिंदी में काफ़ी, और इवन हमसे तो ज़्यादा एनआईसी से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट हाँ, हिंदी में स्टेट टाइप करती गवर्नमेंट में है। तो हिंदी में ही काम होता है, हाँ, तो यहाँ तो हम हिंदी में ही काम होता है। बिल्कुल, वो तो हमसे ज़्यादा जानना चाहिए उन्हें कोई भी हिंदी के टूल के हाँ, बारे में। हाँ। और मंगल हम फ़ॉन्ट तो भी एक, बल्कि गूगल ट्रांसलेट करते हैं। हाँ मैं भी ज़्यादातर वही करता हूँ, लेकिन एक टाइपिंग का टूल हाँ, ऐसा होता है कि वो गूगल गूगल से कॉपी पेस्ट करने हाँ, में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, हाँ, अच्छा, एक योगेश राणा जी ने लिखा है, माई क्वेश्चन इज हाँ। दैट हाउ टू एडिट टाइटल इंफॉर्मेशन रोग एंट्री मेड बाय अदर कॉलेज। आज इनका पहले भी पोस्टिंग आई थी सुबह इस बारे में। और इसमें मनीष जी मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि हमने इसमें बीच में रोक हाँ, लगा दी थी। हमने ये कर दिया था कि जो टाइटल का रिकॉर्ड है, जिस यूजर ने उसे ऐड किया है वही उसे हाँ, एडिट कर सकता है। तो हाँ। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास दो हुँ, तीन केस ऐसे आए कि हुआ हुँ, क्या कि जो टाइटल, जो बुक की डिटेल आपने डाली, किसी दूसरे यूजर ने उसे चेंज कर दिया। चेंज क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, उसकी वजह ये पता चली बाद में जब हमने आर&डी की, कि बहुत सारी लाइब्रेरी में नॉन लाइब्रेरी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। तो एक कॉलेज की लाइब्रेरी में उन्होंने 10वीं 12वीं के बच्चे, एक स्कूल की लाइब्रेरी में 10वीं 12वीं के बच्चों से डेटा एंट्री कराई। उन बच्चों को ये नहीं पता था कि नया टाइटल ऐड करना है। उन्होंने जो पहले से टाइटल है उनका टाइटल चेंज करके और अपडेट करते रहे एक्जिस्टिंग को अपनी ही बुक चेंज का। कर दिया। हाँ, अपडेट कर तो दिया। सबके टाइटल चेंज करके उन्होंने उसके ऊपर अपने टाइटल लिख दिए रिकॉर्ड के ऊपर। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड, दे हैव मॉडिफाइड कई हजार रिकॉर्ड्स। देन, अच्छा, दूसरे के रिकॉर्ड उन्होंने मॉडिफाई कर हाँ, दिए। देन हमने सोचा इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ऐसे यूजर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि इतना सबको पता है अगर एक बुक का रिकॉर्ड पहले से डाला हुआ है तो उसे मॉडिफाई नहीं करना है। हाँ, गलती है वो अलग बात है, लेकिन अपनी बुक डालने के लिए उसे ओवरराइट नहीं करना। यहाँ हम मॉडिफाई वर्ड ना हुँ, यूज करके ओवरराइट वर्ड यूज करें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अगर दूसरे का टाइटल पहले से रिकॉर्ड इसमें है और आप या कोई यूजर अपनी बुक ओवरराइट करके चेंज करे रिकॉर्ड, वो गलत है। तो फिर हमने बाद में क्या किया, हमने ये देखा इससे लोगों को परेशानी हो रही है। जैसे जो योगेश जी कह रहे हैं, फंडा वही होना चाहिए कि कोई भी एक रिकॉर्ड किसी ने भी डाला हो और अगर उसमें कोई गलती हाँ, दिखाई देती है तो उस रिकॉर्ड को कोई भी करेक्ट कर ले। तो हमने दूसरा को वो ठीक कर सके। वो मैंने आज फिर से इनेबल कर दिया है। लेकिन मैंने आईएसबीएन और टाइटल दो फील्ड अभी भी ऐसे रखे हैं कि वो उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। अगर आपके यूजर को लगेगा नहीं ये भी चाहिए, तो वो भी हम इनेबल कर देंगे। उसके पीछे हमारा डर मतलब यही है, सॉफ्टवेयर में तो ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर में सब ऑप्शन है। हमने टाइटल, बस। आईएसबीएन, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं मनीष जी कि जो भी डेटा एंट्री की जा हुँ, रही है वो लाइब्रेरी साइंस के लोग डेटा एंट्री कर रहे हैं, और या जो भी कर रहे हैं एटलीस्ट उन्हें पता है कि आईएसबीएन एक यूनिक होता है। दो बुक का आईएसबीएन हुँ, कभी एक सेम नहीं होता। और टाइटल जो एंट्री वो कर रहे हैं हम ये एज्यूम करते हैं कि वो बिल्कुल करेक्ट होगी। हाँ, स्पेलिंग की सही मिस्टेक हो करेक्ट सकती करेंगे, हाँ, है, करेक्ट बिल्कुल। करेंगे। हुँ, तो इसमें हम एक मैकेनिज्म डाल देंगे बाद में कि एक बटन हुँ, दबाते ही, अगर सपोज कीजिए मैंने कोई रिकॉर्ड देखा और वो मैंने एंटर नहीं किया और मैं उसका टाइटल में कोई गलती देख रहा हूँ और आई एम नॉट एबल टू एडिट इट,
देन वील पुट सम मैकेनिज्म देयर, एक बटन क्लिक करते ही वो पूरी इंफॉर्मेशन उस क्रिएटर के पास चली जाएगी जिसने वो रिकॉर्ड बनाया है। हाँ, तो फिर वो कर देगा उसको अपडेट। हाँ। हाँ, बाकी 2 ही फील्ड हमने अभी लॉक रखे हैं, बाकी के फील्ड अब कोई भी कर सकता है। वो तो सही है। ये योगेश जी का ये क्वेश्चन था, ये मैं अभी अपडेट कर दूंगा। मैंने आज ही बैठ के वो चीज़ की हुई है। अच्छा, और जो क्वेश्चन है, और एडिट का तो मैंने बता दिया, हाउ टू, ये योगेश जी का ही था क्वेश्चन, हाउ टू एडिट टाइटल इंफॉर्मेशन फॉर रॉन्ग एंट्री। ये लिखा है किसी ने, शिवानी ने लिखा है, सर ये सभी विंडो में काम करेगा क्या, या ये ओनली न्यू विंडो सिस्टम पे काम करेगा? जहां भी आपका इंटरनेट चलता हो शिवानी जी, ये ब्राउजर से चलता है, ब्राउजर में एक्सेस होता है सॉफ्टवेयर। तो अगर आपके पुराने विंडोज 7 है या कुछ भी है, अगर वहां पे ब्राउजर चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, तो ये भी काम करेगा। प्रकाश भट्ट जी ने गूगल इनपुट टूल के लिंक भेजे हैं व्हाट्सएप पे, तो सभी पार्टिसिपेंट्स जो हिंदी में डेटा एंट्री करना चाहते हैं वो ये लिंक ट्राई कर सकते हैं। दीपाली कंवल का एक क्वेश्चन आया है, सर मेरा क्वेश्चन है कि हमारे वहाँ अभी नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है और लाइब्रेरी में 2300 बुक्स एंड नो डेटा एंट्री पर्सनल, हमारे लिए क्या बेटर है, ऑनलाइन करना या एक्सेल शीट बनाना? अगर आपके यहाँ कनेक्टिविटी ही नहीं है तो आप ऑनलाइन तो अभी नहीं कर पाएंगे। तो दीपाली जी से मैं कहना चाहूँगा कि एक्सेल में आप पूरा 2300 बुक का एंट्री करके हमें दे दीजिए, एनआईसी उसे माइग्रेट कर देगा। अच्छा, कि अनूप डिमरी ने लिखा है, सर बेयर एक्ट की एंट्री किस तरह होगी, प्लीज गाइड। तो मैं डिमरी साहब को ये बताना चाहूँगा कि हमने बेयर एक्ट की भी प्रोविजन रखा है, और यहाँ पे एक टाइप भी रखा हुआ है हमने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बेयर एक्ट्स। तो बेयर एक्ट्स के लिए आपको पहले डेटा एंट्री फॉर्मेट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आप बेयर एक्ट्स के लिए डेटा एंट्री फॉर्मेट ले लीजिए, कौन कौन से फील्ड बेयर एक्ट्स में चाहिए वो आप लीजिए। तो जैसे आईएसबीएन तो होता नहीं, बेयर एक्ट में टाइटल सब टाइटल हो गया, और जो स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी आप नीचे देखेंगे ये एक्ट्स के लिए है, चेयरमैन एंड गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट से बेयर एक्ट बनाया है, सेंटर के लिए है, स्टेट के लिए है, हुई चेयरमैन, कंपाइलर